हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज चल रही थी, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर सभी सेशन ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है डे 8 के अंदर। आज 8वां दिन इस सीरीज का चल रहा है। लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद पर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश संसद और इसके जो महत्वपूर्ण दो सदन है, कॉमन सदन और लॉर्ड सदन, उन दोनों को ही पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। दोस्तों, मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से बोलना चाहूंगा कि ये जो सेशन चल रहा है ये किसी यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर में भी इसको कवर किया जाता है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटियां इसको बीए सेकेंड ईयर में पढ़ा रही है और कुछ यूनिवर्सिटी इसको थर्ड ईयर में पढ़ा रही है। तो जिसके सिलेबस में जिस ईयर में हो, यदि आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर में है तो आप निश्चित रूप से सेशन को फॉलो कर सकते हैं। वो थर्ड ईयर वाले तो इसको फॉलो करेंगे ही। क्लियर है? तो मैंने चेक किया है, सिलेबस आपका कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना? बस थोड़ा सा टॉपिक आपको मैच करना है अपने सिलेबस के अनुसार और इसको फॉलो कर सकते हो आप। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो जो नए छात्र हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय कवर करवा दिए गए हैं और कुछ सेशन चल रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है वो यदि आप इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट देखने को मिल जाएगी अलग अलग सब्जेक्टों की। तो जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे पूरे डिटेल में पूरे विस्तार से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। उसके नोट्स भी उसी वीडियो की उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दे दी गई है उसमें। ठीक है ना? इस सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। यदि आप कोई भी स्टूडेंट, चूंकि बीए के बाद में आप में से ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट है ना वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही फाइट करते हैं, तो आप लोगों के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए जो पूरी ईमानदारी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन जो फीस नहीं देना चाहते या दे नहीं सकते, उनके लिए मैंने एक अन्य प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, प्रज्ञान हिंदी का नाम से। यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पर प्रज्ञान हिंदी टाइप करोगे तो आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पर मेरी ही पिक लगी होगी, क्योंकि ये चैनल मेरे द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। जैसे इस बीए प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों से कोई फीस नहीं लेता हूं किसी भी नाम पर, उसी प्रकार से प्रज्ञान पर भी एंड तक कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, चाहे वो लेक्चर हो या नोट्स हो या उसके अलावा कोई और बेहतरीन कंटेंट देने की इच्छा हुई मेरी तो मैं आपको वो भी, मतलब परिस्थिति की आवश्यकता सॉरी, तो उस समय के अनुसार कोई अगर इंपॉर्टेंट कंटेंट भी होगा, अगर मुझे परचेस करना होगा तो मैं परचेस करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जितना भी मटेरियल आपको मिलेगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाला है। ठीक है ना? तो यूट्यूब पर जाकर के प्रज्ञान हिंदी को एक बार जरूर जो है विजिट करना। क्लासेस आपको वहां पसंद आएगी, वहां पर कुछ डेमो क्लासेस है, उनको देख लीजिएगा। जल्दी ही डिटेल क्लासेस के सेशन यहां पर स्टार्ट होने वाले हैं और रिवीजन क्लासेस वहां पर चल रही है अभी प्रज्ञान पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, ये सिलेबस है, आपके सामने है सिलेबस, जिसके अनुसार हमारी क्लासेस सारी क्लासेस अभी चल रही है। इसके अंतर्गत अभी हम फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है टॉपिक नंबर 4 पर, पॉइंट नंबर 4 पर ब्रिटिश संसद को हम देखेंगे और फिर उसी प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर हमारे क्लासेस आगे बढ़ेगी। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलिए तो फिर अब चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसा कि हर लेक्चर में एक टेबल ऑफ कंटेंट वाला पार्ट जरूर होता है हमारे सेशन में। टेबल ऑफ कंटेंट में हम आज के इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और आपको जब आंसर राइटिंग करनी होती है एग्जाम में तो वो भी बिल्कुल इसी प्रकार करनी होती है। जब आप कोई आंसर की शुरुआत करते हैं तो एक पेज आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जरूर दीजिएगा, जिसमें आपको यह बताना होगा कि आपने पूरे आंसर में क्या क्या दिया है। क्लियर है? तो ब्रिटिश संसद पर हमारा सेशन आज का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर, कि किस प्रकार से ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में कि इस पर प्रतिबंध क्या क्या है, परिसीमाएं क्या क्या है, बंधन क्या क्या है। क्लियर है? थर्ड नंबर पॉइंट में हम कॉमन सभा को देखने वाले हैं और फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लॉर्ड सभा को देखने वाले हैं। जैसे भारत में लोकसभा होती है उसी प्रकार से ब्रिटेन में कॉमन सभा है, और उस जिससे हमारे यहां पर राज्यसभा होती है वैसे वहां पर लॉर्ड सभा है। ठीक है? और हमारे राष्ट्रपति तो वहां पर सम्राट, सेम है, नाम अलग है।
क्लियर? चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो इसका रिवीजन लगाने से पहले इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही जो है आप इसका रिवीजन चालू करिएगा। क्लियर है? तो ये हुआ सब कुछ प्रमोशन, जो भी आपको समझाना था समझा चुका हूं। अब हम एक्चुअल क्लास पर आ चुके हैं, अब हमारी क्लासेस अब स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की। क्या मतलब होता है ब्रिटिश संसद? सबसे पहले तो इसका बेसिक समझिए। मैं एक बार अभी समझाया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे भारत में 2 सदन है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी 2 सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। कभी कभी इसको लॉर्ड सदन और कॉमन सदन भी कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। क्लियर है? तो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है, लोकसभा के स्थान पर ब्रिटेन में क्या है? कॉमन सभा। और जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा है, सेम उसी प्रकार से वहां पर लॉर्ड सभा है। थोड़ा सा डिफरेंस है, राज्यसभा में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो आगे जब लॉर्ड सभा पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर बताने वाला हूं। क्लियर है? इसके अलावा ब्रिटिश संसद जो है सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है। अब ध्यान सुनिएगा, ब्रिटेन की संसद सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है और इसके द्वारा बनाए गए कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अगर कोई ऐसा सदन है जो अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना दे और उसे कहीं पर चुनौती भी ना दी जा सके, तो अगर ऐसी स्थिति या ऐसी शक्ति किसी सदन को प्राप्त है, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वह सदन संपूर्ण शक्तिशाली है, अर्थात कि संप्रभु है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कानून निर्माण के क्षेत्र व ब्रिटिश संसद को प्राप्त उस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जा सकता है। अरे भाई, अगर ब्रिटेन की संसद के पास में अगर इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे कानून बना सकती हो, तो वही तो उसकी संप्रभुता होगी। क्लियर है ना? तो संप्रभुता होगी। संसद की संप्रभुता किन किन मायनों में या किन किन कार्यों से झलकती है? हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद के, मतलब कुछ बिंदु देना पड़ेगा, कुछ पक्ष तो रखने पड़ेंगे, खाली एक लाइन से काम नहीं चलेगा। तो जब आपको कुछ पक्ष रखने हो तो ये आपके सामने ये 4 पॉइंट है। जैसे कि ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। पहला अधिकार तो इसका ये हुआ, पहली शक्ति तो ये हुई जो अपने आप को ही या तब की संसद को संप्रभु बनाती है। दूसरी शक्ति है कि वो किसी भी कानून को भंग कर सकती है। ठीक है। तीसरी शक्ति है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये बता सके कि कौन सा कानून मौलिक है और कौन सा कानून मौलिक नहीं है। मौलिक मतलब कि मूल, ठीक है, जो जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ब्रिटेन के संविधान में। तो जब ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं जो ये बताता हो कि कौन सा मूल है और कौन सा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संसद जिस चाहे क्षेत्र में कानून बना सकती है, स्वतंत्र है वो। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अस्वीकार कर सके, ठुकरा सके। तो जब अगर हम ऐसी प्रावधान देखते हैं कि ब्रिटेन की संसद में या ब्रिटेन की संसद को ये सारे अधिकार प्राप्त है, तो हम हर एक परिस्थिति में कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? लेकिन जिस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम स्टूडेंटों के जीवन के, हम स्टूडेंट जीवन के जो अध्ययन होता है ना, तो अध्ययन के भी 2 ही पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हमें दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के चलना होता है। जहां कोई गुंजाइश नहीं हो, जहां कोई संभावना ना हो, वहां पर भी संभावना तलाश करनी पड़ती है। तो हम यहां पर भी देखेंगे कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, सही मायने में संप्रभु है, ये हमने समझ लिया है। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि ब्रिटेन की संसद पर कुछ प्रतिबंध भी है, नहीं है तो भी बताने हैं, तो उस परिस्थिति में क्या करोगे? तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपके लिए लेकर के भी आया हूं। ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं कंटेंट यहां से ले सकते हैं, सेम कंटेंट है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि संसदीय संप्रभुता पर परिसीमाएं, मतलब कि बंधन। कि संसद की, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी संप्रभु होते हुए भी उस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, कुछ बंधन है।
जिसके अंदर रह करके संसद कार्य करती है। जैसे हाँ, आप पढ़ोगे ना तो सब निरर्थक लगेंगे, लेकिन हम एग्जामिनर को ये बिंदु, ये पॉइंट रख के दे सकते हैं कि भाई अगर हम बात करें ब्रिटेन की संसद जो है परिसीमाओं में बंधी हुई है, बंधनों में बंधी हुई है, तो कौन कौन से बंधन हो सकते हैं? तो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहला बंधन होगा नैतिक बंधन। ब्रिटेन की संसद में बैठने वाला प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री इस नैतिक बंधन से बंधा हुआ है। वह अपनी इच्छा से कोई भी कानून जरूर बनाता है, लेकिन उसके बावजूद वह नैतिकता के खिलाफ नहीं जाएगा। नैतिकता का प्रतिबंध प्रत्येक मंत्री पर अर्थात कि ब्रिटेन की संसद पर लगा हुआ है। उस संसद इन नियमों का अपनी इच्छा से पालन करती है। उस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से पालन करती है। यहां कोई भी संसद अप्राकृतिक कानून नहीं बना सकती, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। अप्राकृतिक कानून जो प्रकृति के खिलाफ हो, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। जैसे कि सांस लेने को प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा ब्रिटेन में। और इसी कारण से ब्रिटेन में लोकतंत्र प्रचलित है। तो एक प्रतिबंध तो यह हो गया, नैतिक प्रतिबंध। दूसरा है आंतरिक और बाहरी प्रतिबंध। ये किस मामले में भाई? तो अगर आप भारी प्रतिबंध की बात करें तो भारी प्रतिबंध का मतलब ये हो, बाहरी प्रतिबंध मतलब कोई बाहर से उस पर कोई दबाव है संसद पर, तो जी हां है। कैसे? जनमत का दबाव प्रत्येक देश की सरकार पर रहता है, तो ब्रिटेन पर भी है। कोई भी संसद किसी भी दल की सरकार बन जाए, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसका जनमत अर्थात कि जनता एक स्वर में विरोध करती हो। उसी प्रकार से जब हम आंतरिक प्रतिबंध की बात करें, आंतरिक प्रतिबंध की, तो आंतरिक प्रतिबंध होगा कि संसद अपने उपनिवेशों के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसका उस उपनिवेश की जनता विरोध करे, घोर विरोध करे, मतलब एक स्वर में विरोध करे। तो यह दूसरा प्रतिबंध हो गया। तीसरे प्रतिबंध की बात करें तो कानून का शासन या विधि का शासन। क्या मतलब होता है? ब्रिटेन में विधि का शासन प्रचलित है। विधि का शासन का मतलब अगर एक लाइन में कहूं तो कानून के समक्ष समानता का भाव। कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं। किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अधिकारी कोई भी कार्य करेगा तो कानून के दायरे में रहकर कार्य करेगा, क्योंकि यहां पर विधि ही सर्वोच्च है। और विधि को सर्वोच्च बनाया किसने? संसद ने बनाया है। लेकिन फिर भी इसकी परिसीमाओं के अंदर आएगी कि संसद जो कार्य कर रही है वह है कानून के अंदर रहकर कार्य, कानून के दायरे में रहकर उसे कार्य करना होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से ये इसके प्रतिबंध, और दो प्रतिबंध, एक प्रतिबंध आप इसमें तो देख लीजिए, जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रतिबंध। अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में ब्रिटेन की संसद का स्पष्ट मानना है, उनका कहना है कि अगर कुछ सभ्य लोगों की सरकार ने किसी कानून को अपनाया है, सहमति दी है, तो ब्रिटेन की सरकार भी ऐसे सभ्य देशों के द्वारा स्वीकार किए गए कानून को सहमति देने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाता हो। यही है अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर कार्य करने का मकसद और अंतरराष्ट्रीय कानून के जो है प्रतिबंध में या बंधन में रहने का कार्य। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा, दो चीजें देखी है, ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता, और दूसरे पक्ष में देखा हमने ब्रिटेन की संसद पर प्रतिबंध या बंधन, परिसीमाएं। तीसरे बिंदु के रूप में हम बात करने वाले हैं अब कॉमन सभा की। तो जरा तैयार हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है अब ये सदन स्टार्ट होने जा रहा है। कॉमन सदन जैसे कि भारत में लोकसभा है, बिल्कुल लोकसभा की तरह इसको पढ़िएगा। अगर कुछ एक परिवर्तनों को छोड़ दें, कुछ एक चेंजेस को छोड़ दें, तो भारत की लोकसभा और ब्रिटेन की कॉमन सभा लगभग एक समान ही है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से भारत में लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी कॉमन सभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इंग्लैंड में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत प्रचलित है।
संसद की संप्रभुता का सिद्धांत प्रचलित है, परंतु व्यवहार में इसका अर्थ कॉमन सभा की संप्रभुता ही है। संसद संप्रभु है, हमने पढ़ा था एक पॉइंट नंबर 1 में, संसद संप्रभु है। तो संसद के संप्रभु होने का मतलब क्या हुआ कि कॉमन सभा संप्रभु है, लार्ड सभा नहीं। अब चूंकि कॉमन सभा संसद का ही एक अंग है, इसलिए हमने समग्र रूप से उसको संसद कहा है कि संसद की संप्रभु है, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए, तो ब्रिटेन की संसद में भी संसद का जो एक सदन है, निम्न सदन, कॉमन सदन या कॉमन सभा, वह संप्रभु है। वो जो चाहे कानून बना सकती है, क्योंकि वैधानिक, कार्यकारी, वित्तीय या और भी कई क्षेत्र है, उन सभी के संबंध में सारी महत्वपूर्ण शक्तियां जो होती है वो कॉमन सदन के पास ही होती है। तो लोक सदन की रचना कैसे होती, ये तो हो गया एक छोटा सा परिचय। लोकसभा की रचना कैसे होती है, तो प्रथम पक्ष में हम देखेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा का, माफ कीजिएगा, लोक सदन का सदस्य होने के लिए ब्रिटेन का नागरिक होना अति आवश्यक है कि वह व्यक्ति ब्रिटेन का नागरिक हो। दूसरे में वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये 3 आवश्यकताएं योग्यता के अंतर्गत। तीसरे पक्ष में अगर हम बात करें, तो तीसरे पक्ष में कॉमन सदन का कार्यकाल कितना होता है। जिस हम कॉमन सभा की बात कर रहे हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। तो अगर हम 1911 के अब तक की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में कॉमन सदन के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। 1911 से यह नियम कानून लागू कर दिया गया है। इसके बाद में तय कर दिया गया कि अब से, मतलब 1911 से लोक सदन के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। इससे पहले 6 वर्ष का हुआ करता था। इसके अलावा अधिवेशन की बात करें, तो जैसे भारत में तय किया गया है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से, माफ कीजिएगा, यहां पर भारत में लोकसभा की जो बैठक है वो वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में एक छोटा सा अंतर ये देखा जाता है कि ब्रिटेन में कॉमन सभा का जो अधिवेशन है या कॉमन सभा की जो बैठक है वह वर्ष में कम से कम 1 बार जरूर होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी बार भी हो सकती है, लेकिन 1 बार साल में तो होनी ही चाहिए। मतलब यह है कि एक अधिवेशन के समाप्त होने पर दूसरे अधिवेशन के शुरू होने के बीच की अवधि कम से कम 12 महीने, अधिक से अधिक 12 महीने हो सकती है, 12 महीने से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो साल में कम से कम 1 बैठक तो आवश्यक है। इसके अलावा गणपूर्ति की बात करें, गणपूर्ति दैट मीन्स की लोकसभा की कॉमन सभा की बैठक में कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो कम से कम 40 सदस्य होना अनिवार्य है। 40 सदस्य नहीं होंगे तो बैठक प्रारंभ स्टार्ट नहीं होगी, अधिवेशन स्टार्ट नहीं होगा। वेतन भत्ते विशेषाधिकार की बात करें तो इन सदस्यों को कॉमन सभा के सदस्यों को 4000 पाउंड वार्षिक वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा 5000 पाउंड वार्षिक अन्य खर्चों के रूप में दिया जाता है। कुल मिलाकर के 9000 पाउंड प्रति वर्ष इनको सैलरी प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सैलरी। ठीक है, अब चलिए आइए, अगर हमने इसकी रचना समझ ली, बनती कैसे, अब जरा इसकी कुछ शक्तियों, पावर की बात कर लेते हैं। कॉमन सभा की शक्तियों की बात कर लेते हैं। भाई इसके पास में क्या क्या पावर है। तो जैसा कि हमने देखा था कि संसद संप्रभु है, इसका मतलब है कि कॉमन सदन या कॉमन सभा संप्रभु है। क्यों है संप्रभु? क्योंकि विशेष क्षेत्रों में कानून बनाने के अधिकार इसी के पास है। उन कानूनों को संचालित करने वाले अधिकारियों पर भी नियंत्रण का कार्य इसके हाथों में है। संपूर्ण और महत्वपूर्ण जितनी शक्तियां हो सकती है राष्ट्र की, वो संपूर्ण शक्तियां कॉमन सदन के पास ही होती है, क्योंकि कॉमन सदन का लीडर प्रधानमंत्री होता है। बात समझ आ रही ना? तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो सबसे पहले वैधानिक शक्तियों की बात करें तो जो लोक सदन है, लोक सदन या कॉमन सदन जिसे बोलते हैं, इसका पहला कार्य होता है कानून निर्माण। पहला कार्य कह सकते हो, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हो, या सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति होती है कॉमन सदन के पास में, वो कानून निर्माण की ही होती है।
एक विधेयक के कानून बनने के लिए आवश्यक होता है कि वह विधेयक या वह बिल दोनों सदनों से पास हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में तो वो कॉमन सदन से ही पास होता है। लॉर्ड सदन से पास होने के लिए उसे ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लॉर्ड सदन के पास में किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर के कुछ विशेष अधिकार नहीं है। वो हद से हद 1 साल तक उस विधेयक को रोक कर रख सकता है अपने पास, लेकिन मना नहीं कर सकता, क्लियर है ना, मना नहीं कर सकता कि वो साइन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में कॉमन सदन ने जो भी कानून बना दिया है उसको पास होना तय है। इसके अलावा वित्तीय शक्तियां इसी के पास में है, क्योंकि जो धन विधेयक होते हैं उनका प्रस्तावित जो किया जाता है वो सबसे पहले कॉमन सदन में ही किया जाता है, क्योंकि सम्राट की सहमति पहले ही ले ली जाती है कॉमन सदन में प्रस्तुत करने से पहले ही। तो धन विधेयक सबसे पहले कॉमन सदन में लाया जाता है, उसके बाद लॉर्ड सदन भेजा जाता है इसको, और लॉर्ड सदन से उसको प्रस्तावित होना तय होता है। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो दोस्तों लोक सदन का कार्यपालिका पर भी पूरी तरह नियंत्रण रहता है। लोक सदन के मंत्रियों के पास में जो है पावर रहता है कि वो उन अधिकारियों से, कार्यपालिका के अधिकारियों से प्रश्न पूछ सके, और फिर कार्यपालिका के जो अधिकारी होंगे वो उनको आंसर देंगे। और अगर वो संतुष्ट नहीं होते ना, तो लोक सदन के पास में, कॉमन सदन के पास में इतना पावर होता है, इतनी शक्तियां होती है कि वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे और उन सारे मंत्रियों को पद से हटा दे। बात समझ आ रही ना? तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कॉमन सदन जो है कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करती है। सभी का इंग्लिश कन्वर्टेड कंटेंट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ना, तो अब मत कहिएगा कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का क्या होगा, उनकी तरफ भी देखिए, मैं बिल्कुल देख रहा हूं। अब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी कुछ शक्तियों में जनमत अभिव्यक्त करना। जनमत अभिव्यक्त करना मतलब जनता क्या चाहती है, जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्त करना। जनता क्या चाहती है ये जनता के प्रतिनिधियों से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है। और जनता के प्रतिनिधि कहां पर आते हैं, कॉमन सदन में आते हैं, क्योंकि जनता चुनकर के अपने प्रतिनिधियों को कहां भेजती है, कॉमन सदन में। इसलिए कह सकते हैं कि कॉमन सदन जो है, जनमत मतलब जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करने का सबसे बेहतर मंच होता है। क्लियर? अगला है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो कुछ एक मामलों में कॉमन सभा को निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी अधिकार होता है, जैसे कि संसद के या जो सदन होता है, निर्वाचन सदन जो होता है, इसके अध्यक्ष का चुनाव सदन के द्वारा ही, कॉमन सदन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख शक्तियां हैं जो कॉमन सदन के पास में होती है, जो कॉमन सभा को संप्रभु बनाने का कार्य करती है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड सभा की ओर। लॉर्ड सभा की ओर, तो दोस्तों जैसे आपने कॉमन सभा को समझा कि वह संसद का निम्न सदन है, तो अब बिल्कुल भारत में जिस प्रकार से राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी ब्रिटेन की संसद का यह लॉर्ड सभा क्या है दोस्तों, उच्च सदन है। उच्च सदन है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, जो अंतर है भारत की राज्यसभा में और ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में, सिर्फ इतना सा अंतर है कि भारत की जो राज्यसभा के जो सदस्य है वह हमारे राज्यों के अध्यक्षों का या राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में, क्योंकि ब्रिटेन में कोई राज्य है ही नहीं, तो ब्रिटेन के लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं वो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व ना करते हुए उसके सदस्य वंशानुगत होते हैं, राजघराने के राजकुमार हुआ करते हैं। क्लियर है? तो लॉर्ड सदन कभी भी प्रथम, अब सुनिएगा, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जो लॉर्ड सदन है ब्रिटेन का, वह लॉर्ड सदन एक समय ऐसा था जब सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, बिल्कुल कॉमन सदन की तरह ही यह शक्तिशाली हुआ करता था। अगर हम प्राचीन लॉर्ड सभा को देखें और वर्तमान की लॉर्ड सभा को देखें तो हम स्पष्ट शब्दों में यह कह सकते हैं कि वर्तमान की जो लॉर्ड सभा है वह प्राचीन लॉर्ड सभा की छाया के बराबर भी नहीं है। किसी भी विधेयक को वह अर्थात लॉर्ड सभा किसी भी विधेयक को 1 महीने से ज्यादा रोक नहीं सकती है। 1 महीने से ज्यादा देर तक रोक नहीं, मतलब धन विधेयक की बात आ रही है यहां पर, किसी भी धन विधेयक को लॉर्ड सभा 1 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकती।
उसे अनुमति देनी होती, नहीं अनुमति देगी तो वह अगर 1 महीने तक लार्ड सभा ने कोई अपनी सहमति नहीं दी ना तो वो विधेयक पारित समझा जाएगा लार्ड सभा से भी। तो ऐसी स्थिति में वो अनुमति सहमति व्यक्त करे या ना करे, वो पारित तो होना है, तय है ये। इसके अलावा रचना कैसे होती है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लार्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि राजघराने के राजकुमार होना चाहिए, लार्ड होना चाहिए, परंपरागत रूप से वहां पर उनकी नियुक्ति होती है। इसके अलावा वंश परंपरागत पीयर होते हैं, इसमें वंश परंपरागत पीयर होते हैं। लार्ड सभा का लगभग 90% जो भाग है वंश परंपरागत पीयरों का होता है। इस श्रेणी में वह पीयर सम्मिलित होते हैं जिनके पूर्वजों को लार्ड सदन का सदस्य बनाया गया था। एक सदस्य की मृत्यु पर उसकी बड़ी संतान स्वतः ही लार्ड सदन की सदस्य बन जाती है। बात समझ आ रही ना? तो यह परंपरागत पीयर होता है। दादाजी गए, पिताजी आ गए, पिताजी गए, बच्चे आ गए, बच्चे गए, बच्चे के बच्चे आ गए। क्लियर है? ये लार्ड होते हैं इसमें। इसके अलावा जीवन पर्यंत पीयर, कुछ पीयर ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत लाइफ टाइम के लिए उनको सदस्य बना दिया जाता है। लार्ड सभा के लार्ड की एक अन्य श्रेणी भी होती है। कुछ लोगों को उनकी सेवाओं से खुश होकर के सम्राट क्या करते हैं, उसको लार्ड बना देते हैं अपने जीवन काल के लिए। अब वो परंपरागत नहीं कहलाएंगे, याद रखिएगा। जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक वो लार्ड बन के रह सकता है, उसकी परंपरा नहीं चलेगी, उसके जाने के बाद में उसके पुत्र को बिठा देंगे, ऐसा नहीं होगा यहां पर। बल्कि उस व्यक्ति की सेवाओं से खुश होकर के सम्राट के द्वारा उसे लार्ड सभा का सदस्य बना दे जाना, यह कहलाता है जीवन पर्यंत पीयर। जब तक जीवित रहेगा तब तक वो पीयर रहेगा। और ऐसे लार्ड सभा में लगभग 240 पीयर है वर्तमान में, ठीक है ना। स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर, क्योंकि स्कॉटलैंड में भी किसकी सरकार चलती है, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। तो 1707 के यूनियन एक्ट के अंतर्गत स्कॉटलैंड को लॉर्ड सभा में 16 पीयरों को चुनने का अधिकार दिया गया था। परंतु 1963 के कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लॉर्ड सदन में स्कॉटलैंड के सभी पीयर भाग ले सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, क्या कहा यहां पर, कंफ्यूज हो जाओगे आप। 1707 का एक अधिनियम आया, उसमें व्यवस्था की गई कि स्कॉटलैंड को लॉर्ड सभा में 16 पीयरों को चुनने का अधिकार दिया गया है। मतलब कि लॉर्ड सभा में 16 पीयर या 16 लॉर्ड स्कॉटलैंड के हो सकते हैं। उसके बाद में फिर 1963 में एक और कानून आता है, उसमें स्पष्ट कह दिया जाता है कि लॉर्ड सदन में स्कॉटलैंड के सभी पीयर भाग ले सकते हैं, सभी पीयर। तो जितने भी पीयर स्कॉटलैंड के हैं वो सब उसमें भाग ले सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि सभी पीयर भाग ले सकते हैं, तो जो 16 पीयरों के स्पेशलाइजेशन किया गया था पहले, वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अब जो भी वहां के पीयर होंगे वो सब लॉर्ड सभा में भाग ले सकते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे स्कॉटलैंड के जो पीयर हैं, जो 16 पीयर हैं, जैसे जैसे वो उनकी मृत्यु होती जाएगी वैसे वैसे ये प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। बात समझ आई? तो ये 16 प्रतिनिधि लॉर्ड्स भेजने की प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा कानून के लॉर्ड, इन लॉर्ड्स को कानूनी विशेषज्ञ माना जाता है, या कानूनी विशेषज्ञ होने के नाते इनको लॉर्ड सभा में नियुक्त किया जाता है। लॉर्ड सभा जब भी अपीलीय रूप में बैठती है, मतलब एक अदालत के रूप में बैठती है, एक न्यायालय के रूप में बैठती है, तो उसमें केवल कानून के लॉर्ड ही भाग लेते हैं। क्लियर? आध्यात्मिक पीयर भी होते हैं कुछ, जैसे लॉर्ड सभा में आध्यात्मिक पीयर, लॉर्ड्स ये यार कुछ ना मिसप्रिंट है, मिसटाइपिंग है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। लॉर्ड की एक अन्य श्रेणी है, इनकी कुल संख्या 26 होती है। इनमें 2 आर्क बिशप और 24 बिशप होते हैं, ठीक है, मतलब पादरी कह सकते हो आप लोग। ये लॉर्ड सभा की जो है संरचना थी, कैसे लॉर्ड सभा बनती है। लॉर्ड सभा की शक्तियों की बात करें तो परामर्श संबंधी शक्ति। लॉर्ड सभा प्राचीन काल में सम्राट बिटन नामक संस्था से परामर्श किया करता था। अब प्राचीन समय में तो लॉर्ड सभा बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, अब नहीं तो क्या हुआ। तो प्राचीन काल की, यार एक मिनट क्लास को चेक कर ले जरा, कभी कभी घटनाएं हो जाती है।
चल रही है, प्रॉपर चल रही है। ओके ओके, चलिए। तो प्राचीन समय में तो लाट सभा जो है काफी शक्तिशाली हुआ करती थी। तो लाट सभा से सम्राट जो हुआ करता था, वो लाट सभा एक्चुअली बनी इसलिए थी कि वो सम्राट को परामर्श दे सके, सम्राट को सलाह दे सके। और उस समय प्राचीन समय में जो नाम था लाट सभा का, उसको विटन कहा जाता था, विटन। ठीक है ना। तो प्राचीन काल में सम्राट विटन नामक संस्था से परामर्श लिया करता था। उसी विटन नामक संस्था से लाट सभा की उत्पत्ति हुई। आजकल सारे प्रशासकीय कार्य मंत्री करते हैं, इसलिए जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तो सम्राट को परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी परिस्थिति में सम्राट लाट सभा से परामर्श ले सकते हैं। जब अधिवेशन ना चल रहा हो, है ना, जब अधिवेशन ना चल रहा हो, ठीक है, जब कॉमन सदन के सदस्यों ने या मंत्री गणों ने इस्तीफा दे दिया हो, कुल मिलाकर के कॉमन सभा का विघटन हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में सम्राट अकेले पड़ जाएंगे, भाई उनको तो देश चलाना पड़ेगा ना। तो ऐसी स्थिति में सम्राट लाट सभा से परामर्श ले सकते हैं कि भाई आगे क्या करना क्या नहीं करना बताइए। इसके अलावा विधायी शक्तियां इसके पास में क्या होती है जरा देख लेते हैं। भाई 1911 के एक अधिनियम के द्वारा यह तय हो गया कि लाट सभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए रोक सकेगी। साधारण विधेयक को केवल 2 वर्षों के लिए रोक सकेगी, किंतु 1949 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह अवधि 1 वर्ष कर दी गई। इसको डिफरेंस को ध्यान रखना। 1911 के अधिनियम में कहा था कि 2 साल तक लाट सभा कॉमन सदन से प्रस्तावित होकर के पास होकर आने वाले विधेयक को, जो साधारण प्रकृति का होगा, धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ऐसे विधेयक को वह 2 साल के लिए रोक सकती है। लेकिन 1949 में फिर से एक नया अधिनियम बनता है जो कहता है कि लाट सभा जो है ऐसे विधेयक को सिर्फ 1 साल तक रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं, वो भी साधारण विधेयक को, धन विधेयक नहीं, धन विधेयक को सिर्फ 1 महीने रोक सकती है। अतः लाट सभा का या तो लोक सदन के साथ सहमति ले लेती है या धन विधेयक को 1 वर्ष रोक सकती है, या किसी विधेयक को, माफ कीजिए, किसी विधेयक को, साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। इसके अलावा वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या मामला है, इसका क्या शक्तियां हैं, तो वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति कॉमन सभा के पास में होती है, आप पढ़ भी चुके हैं। अंतिम शक्ति वित्तीय मामलों में किसके पास होती है? अरे भाई, वित्तीय मामलों में जो धन विधेयक होते हैं वो कहां पर पारित किए जाते हैं? लोकसभा में, मतलब कि लाट सभा, कॉमन सभा में। ठीक है ना। कॉमन सभा से पास होने के बाद वह लाट सभा में जाएगा। वो लाट सभा के पास में क्या शक्ति है कि वो 1 महीने तक रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं, धन विधेयक को। लाट सभा तो केवल इस विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। लाट सभा उसको पास करे या ना करे, 1 महीने बाद बिल को दोनों सदनों से पास समझा जाता है। तो इस मामले में भी अगर हम देखें तो लाट सभा का अधिकार नगण्य नजर आता है, कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है लाट सभा को। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें तो लाट सभा का कार्यपालिका पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं है। वास्तविक नियंत्रण तो कॉमन सभा का ही होता है। लाट सभा केवल प्रश्न पूछकर, नीतियों की आलोचना करके उनको परेशान कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा न्यायपालिका की शक्तियां, तो जी हां, न्यायपालिका के क्षेत्र में इसके पास अच्छी शक्तियां हैं। लाट सभा की कानूनी लाड की समिति देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। देश का सर्वोच्च, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो आप लोग। लाट सभा में जो कानूनी लाड होते हैं वही ही न्यायपालिका को संभालते हैं, वो ही न्यायपालिका है अपने आप में, और वो सर्वोच्च न्यायपालिका है ब्रिटेन की। तो इस प्रकार से लाट सभा का प्रभावपूर्ण एवं महत्वपूर्ण कार्य न्यायालय का कार्य होता है। क्लियर है दोस्तों? बस आज के सेशन में बस इतना ही। कंप्लीटली उम्मीद करता हूं आपने ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश संसद में कॉमन सभा और लाट सभा दोनों को ही आपने भली बातें समझने का प्रयास किया। लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश न्यायपालिका पर, मतलब कि लाट सभा को के कानूनी लाड्स को हम अच्छे से पढ़ने वाले कल वाले सेशन में। ठीक है, ब्रिटिश न्यायपालिका। दोस्तों यार मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने अभी भी डिसाइड किया है कि ये वाला जो सब्जेक्ट चल रहा है मैं मॉर्निंग में लेना चाहता हूं, तो मॉर्निंग में क्या टाइम बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी कोई टाइम फिक्स नहीं किया मॉर्निंग का। कभी दिल करता है कि 8 बजे क्लास ले ली जाए, कभी 9 बजे, और बेसिकली अभी तो कभी 12 बजे चलती है, कभी 1 बजे हो रही है। तो आप लोग अगर टाइम फिक्स कर दोगे, मुझे कमेंट करके बता दोगे ना, तो बिल्कुल मैं उसी टाइम पर ये क्लासेस को अपलोड कर दिया करूंगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल वाला सेशन याद रखिएगा ब्रिटिश न्यायपालिका पर होने वाला है।
मैं जाने से पहले एक बार आपको और याद दिलाऊंगा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रज्ञान हिंदी से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। कम से कम एक बार उसको विजिट जरूर करें। विजिट करोगे तो आपको वहां की स्ट्रेटेजी समझ आएगी कि किस लेवल पे हम वहां पर आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहे हैं। उन वो क्लासेस जो है यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर जो जीएस वाला पोर्शन होता है ना आपका, जिसमें 11 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी सब्जेक्टों को समग्र करके ल्यूसेंट जीके को हम अभी डिकोड कर रहे हैं, जिसमें अभी तक शायद हम 1450 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि लगभग वहां पर डे 28 कंप्लीट हो चुके हैं। 5000 प्रश्न की श्रृंखला से मैंने स्टार्ट किया है ल्यूसेंट जीके वाली किताब को डिकोड करते हुए। 5000 प्रश्न उसके देखेंगे फैक्ट के रूप में। उसके तुरंत बाद में हम वहां पर डिटेल क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जाइएगा, YouTube पर सर्च कीजिए प्रज्ञान हिंदी, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे एक बार विजिट जरूर करना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक उसके नोटिफिकेशन पहुंच सके। और साथ ही साथ में ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा हो, ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो सेशन को लाइक तो करना ही है आपको। साथ ही साथ में नए हैं, अगर स्टूडेंट आपके नए इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।